जय हिंद। इससे पहले एक वीडियो बनाया था यूट्यूब में, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए थे यूट्यूब में, जिसमें बोले थे कि किस तरह से अमेरिका का डीप स्टेट दुनिया की किसी भी सरकार को गिराने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये एक चाल है कि क्या है पता नहीं, लेकिन आप खुद ही ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे दुनिया में आज हलचल मच रही है। पूरी दुनिया अनस्टेबल है, पहले जैसी स्टेबिलिटी नहीं है कोरोना के बाद से, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें रोल है। अब क्या ही बोले, एक और देश इस जाल में फंस चुका, गिर चुका। नेपाल वन ऑफ द ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे भारतीयों का इतना ज़्यादा सम्मान किया जाता है। रोटी और बेटी का रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच में, और भारत का एक अविभाज्य वो अंग था। लेकिन कुछ सालों से आपने देखा है नेपाल बहुत अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल। लेपू लेक और काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद हो गया। उस समय केपी शर्मा ओली की ही सरकार थी नेपाल में, जिसके बाद से नेपाल धीरे धीरे भारत के इन्फ्लुएंस से हटकर चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। इस हद तक करप्शन वहाँ पे बढ़ने लगा, इस हद तक वहाँ पर महंगाई बढ़ गई, और जो लोकतंत्र था वो धीरे धीरे कम्युनिज्म में कब तक बदल गया ये किसी को पता नहीं चला। देखिए, नेपाल के चाहे जितने भी प्रधानमंत्री हो, भारत के साथ उनका अच्छे रिश्ते थे, इस पर कोई डाउट नहीं। लेकिन वो प्रधानमंत्री धीरे धीरे चाइना की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते दिखाई। केपी शर्मा ओली का ही अगर आप उदाहरण ले, जो घटना होने से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री थे, वो जब प्रधानमंत्री बने, एक हैबिट है कि नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री बनता है उन लोग का दौरा पहले भारत में होता है, उसके बाद वो किसी और देश का दौरा करने के लिए जाते हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री बने, भारत का दौरा नहीं किया, सबसे पहले चीन का दौरा किया। भारत के दौरे को टालते रहे, भारत का दौरा करने पे वो विचार करते रहे, भारत का दौरा करने से उन्होंने इनकार। अब क्या होता है, नेपाल के जो जितने भी बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए लोग, पूर्व प्रधानमंत्री, जो वहाँ के जितने भी नेता सब हैं, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया उन लोगों में। नेपाल में भ्रष्टाचार इतने हद तक बढ़ गया कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो लैविश लाइफस्टाइल जी तो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये कर रहे थे कि उसको सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे कर रहे थे, दिखा रहे थे। अब नेपाल की आम जनता, 3 करोड़ की जनता है वहाँ के लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ ये नेताओं के जो संतानें हैं ना, देखिए प्रॉब्लम नेताओं में नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम नेताओं में नहीं होता, क्योंकि जो स्ट्रगल कर कर आगे बढ़ता है ना, वो सही में जानता है उसकी कीमत क्या होती है, और उसकी कीमत उसे दी जाती है। ये सच बात है। जो नेता ने कल स्ट्रगल देखा है, अगर वो आज लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तब आ जाती है जब उसके डिसेंडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि ये तो हमारी ही जागीर है। गलत तब हो जाता है जब देश के पैसों को वो लोग लूटने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम नेताओं के साथ नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी उनके डिसेंडेंट्स के साथ, उनके बच्चों, उनके पोतों के साथ, जो देश की संपत्ति को अपने निजी खर्च में यूज़ कर रहे हैं। बाहर विदेशों में जाके घूमना, वहाँ के टूर्स करना, महंगी महंगी रोलेक्स की 3 करोड़ 3.5 करोड़ की घड़ी पहन के जाना, ये सब जो है वो दिखावा नेता सब नहीं कर रहे थे नेपाल के, ये उनके बच्चे, उनके पोते, उनके डिसेंडेंट्स कर रहे थे। तो यही प्रॉब्लम नेपाल के साथ हो रहा था। अब नेपाल के जो युवा हैं उनके मन में आक्रोश पैदा हुआ, यही था कारण नेपाल के युवाओं का प्रोटेस्ट। इसका इमीडिएट कॉज क्या था? नेपाल का सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। अब देखिए, ये बात हो गई नेपाल की। अब भारत के युवाओं के लिए बात, भारत के युवाओं के लिए एक संदेश। भारत के युवा वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट युवा है पूरे दुनिया के, और जहाँ तक ये रूमर्स, अफवाहें फैली जा रही है ना कि भारत में भी युवाओं को जगने की ज़रूरत है, इस तरह के प्रोटेस्ट की ज़रूरत है, तो सही में आपको जगने की ज़रूरत है, और पहले जानने की ज़रूरत है कि भारत के युवा ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है पूरे दुनिया। और ये बात कोई हवा में नहीं बोली जा रही। आप श्रीलंका में जाइए, आप बांग्लादेश में जाइए, आप मालदीव में जाइए, वहाँ की दशा देखिए और भारत की दशा देखिए। मानते हैं कि यहाँ पे 90% नेता करप्ट, मानते हैं कि करप्शन है। अगर लड़ना है तो लीगली लड़ने की एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा दे सकते। लीगली इलेक्शन करके आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है वोट डालने, यही सबसे बड़ी शक्ति है ना, जो सभी नेता चाहते हैं कि युवा उनके साथ, यही सबसे बड़ी शक्ति युवा। तो अगर आप सही में चेंज देखना चाहते हैं तो अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने वोट का इस्तेमाल करके आप सरकारें भी बदल सकते। और जो लोग सही में बोलते हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप है, उनके लिए क्या ही कहना। जो दूसरे देशों से बैठकर भारत के लोगों को संदेश, बयान, यूट्यूब वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की ये बहुत बड़ी टूल किट का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उनका क्या ही कहना। देखिए, इतना सब तो चल ही रहा था नेपाल में, लेकिन
सुशीला कार्की नेपाल की जज रही हैं। वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती और यही सबसे अच्छा डिसीजन है। भारत के साथ उनका बहुत ही अच्छा लगाव है, बीएचयू से शिक्षा प्राप्त की है और ये वुमेन के लिए बहुत ही अच्छा एक संदेश है जो एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिला है नेपाल। नेपाल का जो प्रोटेस्ट है शांत हो गया, नेपाल में भी जो सरकार है वो बदलती दिखाई दी और ये भारत के लिए अच्छा था क्योंकि अभी जो इससे पहले जो सरकार थी केपी शर्मा ओली की, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, ये चाइना के हाथों स्लिप हो चुके। तो मेरे हिसाब से तो ये सही हुआ है, नेपाल की जो सरकार बदली है वो सही हुआ है। और अगर आपको सही में लगता है कि ये सही नहीं हुआ है, केपी शर्मा ओली को ही नेपाल का प्रधानमंत्री रहना चाहिए, तो आप केपी शर्मा ओली का बयान सुन लीजिए जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिया गया बयान था, जिसमें केपी शर्मा ओली खुद बोलते हैं कि लेपू लेक, काला पानी जैसे विवादों के साथ भारत और नेपाल की उलझन रहती थी, जिसके कारण भारत के ही लोगों ने नेपाल के लोगों को प्रोत्साहित किया कि सरकार को आप उलट कर फेंक दीजिए। ये बयान दिया गया है केपी शर्मा ओली के द्वारा, ये हमारा कथित बयान नहीं है, केपी शर्मा ओली ने खुद दिया है रेजिग्नेशन देने के बाद। तो आप सही में सोच लीजिए कि किस तरह की सरकार थी पहले नेपाल में, और ये उम्मीद है कि अभी जो नेपाल की सरकार बनी है ये सही में भारत और नेपाल के रिश्तों को अच्छा बनाने में एक बहुत ही बड़ा सहयोग करेगी और अच्छा बनाए रखने में ही बहुत ही बड़ा फ़ायदा है नेपाल और भारत का, दोनों देशों का फ़ायदा। 5 मार्च को अगले साल चुनाव होने हैं नेपाल में, उसके लिए नेपाल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। नेपाल की सरकार भी जान चुकी होगी कि युवाओं का किस तरह से महत्व होता है देश में। देखिए, भारत में कुछ लोग अपने आप को कहते हैं कि वो रिवॉल्यूशनरी है, वो प्रोटेस्ट करके किसी तरह सरकार को गिरा देंगे, लेकिन खुद वो एंटी इंडिया बयान देते हैं, खुद वो एंटी इंडिया एलिमेंट के साथ जाकर मिल जाते हैं और कहते हैं कि भारत की सरकार को हम उखाड़ कर फेंकें। ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? इसमें बहुत सारे राजनेताओं का बयान आया है, नेपाल के प्रोटेस्ट से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे नेताओं ने बयान दिया कि हमें भी भारत में कैसा प्रोटेस्ट लाना चाहिए। सबसे पहले आप एंटी इंडिया एलिमेंट्स को तो छोड़ दीजिए, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में कन्हैया कुमार एंटी इंडिया एलिमेंट है कि नहीं? आप सही में बोलिए, जेएनयू में जो नारे लगाए गए थे वो एंटी इंडिया नहीं थे? अगर आपको लगता है कि एंटी इंडिया नहीं थे तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप वीडियो के कमेंट में आप अपना जो राय है वो आप देकर जाइए। तो यही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत में भी रिवॉल्यूशन आना चाहिए, सरकार को बदलने की शक्ति रखते हैं हम। और कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो कि विदेशों से बैठकर भारत की सरकार पर तंज कस रहे हैं, सबसे पहले उनको ये मेरा आग्रह है कि कम से कम आप भारत में आकर भारत की स्थिति को तो देखिए कि किस तरह से भारत उन्नति कर रहा है। मानते हैं कि भारत के बहुत सारे गांव शहर ऐसे हैं जो अभी भी उन्नति के स्तर पर नहीं पहुंचे, लेकिन आप दूसरे देशों से बैठकर स्क्रिप्ट पढ़कर अगर आप ये चीज़ सोचते हैं कि आप भारत में सरकारों को बदल देंगे बिना भारत के लोगों से मिले, बिना भारत के लोगों की तकलीफ़ों को जाने, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, एंटी इंडिया एलिमेंट्स को बस मेरा यही बयान है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जो बढ़ावा दे रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, आप बच नहीं सकते। ये भारत 1962 का भारत नहीं है जिसका प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा कर रहा हो और दुश्मन देश हमारी सीमाओं तक पहुंच चुके। ये वैसा भारत नहीं है, ये वो भारत है जो सही और गलत की पहचान करने में सक्षम है, काबिलियत रखता है वो कि दुनिया के बड़े से बड़े महाशक्ति से टक्कर लेने की वो क्षमता भारत में है। ये संदेश था उन लोगों के लिए जो भारत के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% तारीफ लगा दी है और आपका इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। एक और संदेश, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले ये उन लोगों को संदेश है जो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखेंगे। आपको सही में शर्म आनी चाहिए कि इतने हमले के बाद, इतने सारे वाद विवादों के बाद भी भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है और कुछ बेशरम लोग ऐसे होंगे जो इस मैच का समर्थन कर रहे होंगे। क्या जरूरत है इस मैच का समर्थन करने की? आप भूल गए क्या 22 अप्रैल को यही वो पाकिस्तान था जिन्होंने भारत के आम नागरिकों पर निशाना साधते हुए उनको बेरहमी से मारा, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उन आतंकवादियों को मारने के लिए, और फिर से उन आतंकवादी देश के साथ आप क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं जहां के आम नागरिक पहलगाम हमले की निंदा करने के बजाय उस पर जश्न मना रहे थे। आप सोचिए, क्या ये मैच खेलना इतने ज़रूरी है? क्या एक टीम के साथ मैच नहीं खेलने से भारत का विश्व स्तर पे वो क्रिकेट की छवि गिर जाएगी? आप सही में सोचिए। और धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दुबई के स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान दोनों के खिलाड़ी आमने सामने होंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रगान पर भारत के खिलाड़ियों को स्थित प्रज्ञावस्था में खड़े रहना पड़े। स्पोर्ट्समैनशिप से बड़ी होती है ह्यूमैनिटी। जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग बड़ी बड़ी डिंगिया मार के कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, किसी दो देशों के बीच वाद विवाद हो जाए तो उसका असर क्रिकेट पर या किसी और खेल पर नहीं दिखना चाहिए, तो स्पोर्ट्समैनशिप का है पहले भाड़ में। सबसे पहले ह्यूमैनिटी आती है
और मानवता को ही शर्मसार किया है पाकिस्तान ने। और शर्मसार करने के बाद इस पर उसकी प्रतिक्रिया आप जानते हैं क्या हुआ? तो आप भी इसका विरोध करेंगे और सही में इसका विरोध करने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए। और क्या कर रही है मोदी सरकार? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमने बदला पूरा किया है, ऑपरेशन सिंदूर किया है। इस पर भारत के लोगों को गर्व है, लेकिन अब भारत की छवि विश्व स्तर पर अभी क्यों गिराना चाह रहे हैं? ऐसे देश के साथ मैच करना, ऐसे लोगों के साथ मैच खेलना भारत के लोगों का अपमान है, भारत के खिलाड़ियों का अपमान है, भारत के खेल का अपमान। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। आज की भारत की जो जेनजी है, भारत के युवा है, वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का सही प्रयोग भारत को आगे ले जा सकता है। और इस शक्ति का अगर गलत प्रयोग किया गया दूसरे देशों, विदेशी शक्तियों के हाथों, अगर भारत की युवा बिकने लगे विदेशी शक्तियों के उकसाने पर, अगर भारत की युवा देश की इतनी ज़्यादा उन्नति और प्रगति को नहीं देखते हुए अगर किसी भी तरह से गलत कदम उठाते हैं, तो इसका खामियाजा आगे चल के भारत को ही भुगतना पड़ेगा। देश की युवा को समझने की ज़रूरत है। भारत में अभी महंगाई, बेरोजगारी है, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन इसका समाधान भी हमारे ही पास। दुश्मन देश कभी भी नहीं चाहते कि भारत उन्नति के स्तर पर पहुंचे, भारत प्रगति करे, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की भी सरकार क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से विदेशी शक्तियों को भारत में पनाह देना बहुत बड़ी गलती है। इसके खिलाफ भारत को कार्यवाही करनी चाहिए और युवाओं को इसमें सशक्त होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वीडियो अगर आपको सही में थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी अगर आपको अवेयरनेस मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता है आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।